आवाज़ नहीं, हाँ चलो। हाँ, नमस्कार मित्रों, वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज अपनी जो चर्चा का विषय है वो अपन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नीति निर्देशक तत्व अपन ने दो पार्टों में तैयार किए। एक पार्ट अपना हो गया आर्टिकल 45 तक, यानी आर्टिकल 45 तक अपन उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज अपना जो आर्टिकल 46 से और आर्टिकल 51 तक, यानी इनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व। भाग सेकंड। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है सेकंड। अब भाग सेकंड के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे आर्टिकल 46 यानी 46 पर। देखिए, आर्टिकल 46 में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के, इसमें दिया गया है, देखो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, वर्गों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। यानी शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित हैं, हितों में अभिवृद्धि करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। देखिए, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी तथा अन्य पिछड़े जो वर्ग हैं उनको शिक्षा संबंधी और अर्थ संबंधी हितों के लिए, हितों में राज्य क्या करेगा, अभिवृद्धि करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी शैक्षिक, अब देखिए, शैक्षिक है, आर्थिक है तथा सामाजिक सम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और उन्हें शोषण से मुक्त कराने का प्रयास करेगा। यानी अनुसूचित जाति, देखो, अगर मान लीजिए पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए शिक्षा संबंधी, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं है तो स्कॉलरशिप की भी राज्य क्या करेगा, व्यवस्था। इसी के अंतर्गत अर्थ संबंधी हितों में राज्य क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा। यानी जैसे शैक्षिक है, आर्थिक है, शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक सम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य क्या करेगा, आवश्यक प्रयास करेगा और इनको शोषण से मुक्ति दिलाने का भी प्रयास करेगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं हो। तो शोषण से मुक्ति दिलाने का भी राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। यानी शैक्षिक है, आर्थिक है, सामाजिक सम्मान है, इन सब के लिए राज्य क्या करेगा, अभिवृद्धि करेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए राज्य, यानी इस प्रकार के अधिनियम बनाने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब देखिए, अनुच्छेद
47। देखिए अनुच्छेद 47 में नागरिकों के पोषाहार स्तर यानी नागरिकों के पोषाहार स्तर कि नागरिकों के पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य, पोषाहार स्तर और लोक नागरिकों के जो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य यानी जीवन स्तर, पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य या जीवन स्तर। देखिए नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का तथा लोक स्वास्थ्य यानी देखिए आर्टिकल 47 में नागरिकों के पोषाहार स्तर के अंतर्गत देखो लोक स्वास्थ्य आ रहा है और जीवन स्तर आ रहा है। इनको राज्य यानी ऊंचा करने का राज्य क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि इनको राज्य ऊंचा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कहने का मतलब नागरिकों के पोषाहार स्तर है, उसका जीवन स्तर है, उसका स्वास्थ्यिक स्तर है, इनको सुधारने का प्रयास करेगा। और मादक पदार्थ यानी मादक पेय पदार्थों यानी मादक पेय पदार्थों और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो पदार्थ हैं, दवाएं हैं, उन पर राज्य प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47 में देखिए नागरिकों के पोषाहार स्तर यानी उनके खाने पीने का स्तर को सुधारेगा राज्य, उसका भी ध्यान रखेगा। लोक स्वास्थ्य उनके यानी स्वास्थ्य की देखभाल का भी स्तर सुधारेगा। और जीवन स्तर उनको जीवन जीने का स्तर को भी राज्य ऊंचा करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और जैसे मादक पदार्थ यानी मादक पेय पदार्थ या हानिकारक पदार्थ हैं या दवाएं हैं, उनके सेवन पर राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। देखिए कई बार मादक पेय पदार्थ पूछ लिए जाते हैं। मादक पेय पदार्थों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो मादक पेय पदार्थों का उल्लेख 47 में किया गया है कि राज्य मादक पेय पदार्थों, हानिकारक पदार्थों इन पर क्या करेगा, प्रतिबंध। हानिकारक दवाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाएं, इन पर राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 48 यानी कृषि एवं पशुपालन। देखिए कृषि एवं पशुपालन, तो राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतियों से संगठित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कि जो कृषि और पशुपालन है, कि राज्य कृषि और पशुपालन है उसे यानी आधुनिक और वैज्ञानिक गतिविधि पद्धतियों से संगठित करने का, कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक या वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। और राज्य विशेष रूप से गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। उनके वध पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। कहने का मतलब गाय है, बछड़े हैं और दुधारू पशु है, उनके वध पर राज्य क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। तो ये कृषि एवं पशुपालन के अंतर्गत है कि राज्य है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक पद्धतियों से करने का प्रयास करेगा। और राज्य विशेष रूप से जो गाय है, बछड़े हैं और जो दुधारू पशु और वाहक यानी वजन बहने वाले पशु हैं, उनके वध पर राज्य क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा।
तो ये आपके आर्टिकल कई बार पूछ लिया जाता है कृषि एवं पशुपालन के संबंध में नीति निर्देशक तत्व का कौन सा आर्टिकल है, तो कृषि एवं पशुपालन के संबंध में आर्टिकल 48 है। अब देखिए इसी के अंतर्गत आर्टिकल 48 यानी आर्टिकल 48 के देखिए इसको 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, जिसमें क्या है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन यानी पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। कि देखिए कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों के कौन से आर्टिकल में या राज्य पर्यावरण में पर्यावरण संरक्षण करेगा, वन्य तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा, तो इसके लिए आर्टिकल 48 के है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया। तो देखिए कृषि एवं पशुपालन है कि राज्य कृषि और पशुपालन में नई नई वैज्ञानिक तकनीकी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेगा, और जो विशेषकर जो गाय बछड़े और दुधारू पशु के वाहक यानी वजन ले जाने वाले पशु है उनके यानी वध पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। फिर आर्टिकल 48 के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करेगा, वन जीवों की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो ये आर्टिकल 48 हुआ। अब देखिए आर्टिकल 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व यानी देखो राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी इसके अंतर्गत है आर्टिकल 49 के अंतर राज्य है जो राष्ट्रीय महत्व के यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, और जो भी ऐतिहासिक स्थान है और जो भी वस्तुएं हैं उनकी राज्य क्या करेगा, सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। तो देखिए हमारे राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं और ऐतिहासिक जो भी स्थान हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर छोड़ा गया है, राज्य के ऊपर। तो राज्य ने उन स्मारकों उन ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा के लिए अलग से अधिनियम और कानून तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 49 यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और ऐतिहासिक स्थानों और वस्तुओं की राज्य क्या करेगा, सुरक्षा करेगा।
अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक। अनुच्छेद 50 में क्या है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। यानी पृथक करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। कहने का मतलब कि न्यायपालिका है तो राज्य यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। कार्यपालिका यानी न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का दबाव कार्यपालिका का नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा। यानी राज्य कार्यपालिका को यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को किससे स्वतंत्र रखेगा? कार्यपालिका से। तो हमारे संविधान में कहा गया कि भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, किसी के दबाव की नहीं है, स्वतंत्र है, एकहरी है और सर्वोच्च है। कि न्यायपालिका है हमारे देश में स्वतंत्र है क्योंकि कार्यपालिका यानी सरकार, कार्यपालिका के अंतर्गत क्या है? सरकार है। तो सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव न्यायपालिका के ऊपर नहीं हो, ऐसा राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। देखिए अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा राज्य। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य क्या करेगा? शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगा। जैसे इसके अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब इसके लिए देखो, विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति में। यानी विश्व शांति, राज्य विश्व शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा। कोई भी यानी विश्व शांति को ऐसा कोई अधिनियम, कानून या इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचाए। तो कहने का मतलब राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेगा। फिर दूसरा है दो या दो से अधिक, यानी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच, यानी दो या दो से अधिक जो राष्ट्र है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्वक संबंध बनाने का राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच राज्य न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते का राज्य क्या करेगा? सम्मान करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते का राज्य क्या करेगा? सम्मान करेगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को
मध्यस्थता मध्यस्थता या पंच निर्णय के द्वारा हल करने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। कहने का मतलब आर्टिकल 51 के अंतर्गत हमारी विदेश नीति का उल्लेख किया गया है कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय, भारत की जो विदेश नीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है, तो दूसरे देशों के साथ जो विदेश नीति है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की राज्य अभिवृद्धि करेगा। अब इसमें विश्व शांति है तो ऐसा राज्य कोई रवैया नहीं अपनाएगा जो विश्व शांति को खतरा हो। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में राज्य न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का राज्य क्या करेगा, सम्मान करेगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते का राज्य के द्वारा सम्मान किया जाएगा और जो विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, उन विवादों को पंच निर्णय या मध्यस्थता के द्वारा क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो आर्टिकल 51 आपके भारत की विदेश नीति का भी उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। तो आर्टिकल 51 आपके यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व यानी जो अपन ने नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया, इन नीति निर्देशक तत्वों से बाहर यानी आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 यानी 36 से 51 36 से 51 तक तो ये है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व यानी बाहर के जो है तो यानी इससे बाहर इससे बाहर के नीति निर्देशक तत्व यानी आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन इनसे बाहर जो नीति निर्देशक तत्व है, इनसे बाहर भी कुछ नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कई बार वो पूछ लेता है कि आर्टिकल 36 से 51 तक यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनसे बाहर जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 335 ठीक है, अनुच्छेद 335 अनुच्छेद 335। तो देखिए अनुच्छेद 335 में क्या है, तो लोक सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का दावे का ध्यान रखेगा कि राज्य की लोक सेवाओं में राज्य SC व ST अनुसूचित जाति व जनजाति के दावे का क्या रखेगा, दावे का ध्यान रखेगा कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति आर्टिकल 335 में है कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, भर्ती सेवाएं हैं, उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे का क्या रखेगा, राज्य ध्यान रखेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण दिया गया है तो उस आरक्षण का यानी किसी भी प्रकार से उनको लाभ पहुंचाने का क्या होगा, राज्य प्रयास करेगा, यानी उनके दावे का ध्यान अवश्य रखा जाएगा। ठीक है, फिर है
अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 के। तो आर्टिकल 350 में राज्य प्राथमिक स्तर पर सभी बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। यानी राज्य प्राथमिक स्तर पर, यानी राज्य प्राथमिक स्तर पर सभी बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कि हम आर्टिकल 350 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक जो बालकों को शिक्षा दी जाएगी, वो शिक्षा किस में दी जाएगी, वो शिक्षा उन बालकों को उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। तो राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि राज्य प्राथमिक स्तर पर बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 350 भी नीति निर्देशक तत्वों के बाहर है, यानी इनके बाहर है जो भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी वो भी क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब देखिए अनुच्छेद 351। देखिए 351 के तहत हिंदी भाषा का विकास है, यानी 351 के तहत क्या है, हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है कि हिंदी भाषा का विकास, यानी हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। अब देखिए संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, कि राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह, यानी हिंदी भाषा, कि वह हिंदी भाषा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं और उसका विकास करें। तो देखिए आर्टिकल, यानी 3 आर्टिकल के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के बाहर के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए आर्टिकल 335 के अंतर्गत क्या है कि लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे का, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे का राज्य के द्वारा क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। आर्टिकल 350 के में है कि जो प्राथमिक स्तर पर सभी बालकों को जो शिक्षा उनकी मातृभाषा के अंतर्गत दी जाएगी, तो इसका ये भी, यानी आर्टिकल 350 के में है। और आर्टिकल 351 में, यानी हिंदी भाषा के विकास पर, कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं और उसका विकास करें। तो ये आर्टिकल 351, ये तीन नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो भाग 4 से बाहर के नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए अपन नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में अंतर, यानी मूल अधिकार व नीति
निर्देशक तत्वों में अंतर। देखिए क्या अंतर दिखाई देता है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर। ठीक है, कि कौन कौन सा अंतर दिखाई देता है। तो देखिए मूल अधिकार, मूल अधिकार और यहां पर नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए मूल अधिकार है तो मूल अधिकार यानी मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के, मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक है। मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व है तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 12 से यानी कहां तक है, 35 तक है। देखिए मूल अधिकार है यानी दूसरे नंबर पर मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी मूल अधिकार है तो मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए नंबर 3, अब नंबर 3 पे है कि जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, यानी वाद योग्य है, न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। न्यायालय में क्या की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है। अर्थात न्यायोचित है, वाद योग्य है, न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। जबकि देखिए नीति निर्देशक तत्व है वैध अवैध योग्य, यानी वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय में इनकी सुनवाई नहीं की जा सकती, अवैध योग्य है या वैध योग्य नहीं है। फिर देखिए जो नीति निर्देशक वो मूल अधिकार है, इनकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक प्रकृति वाले होते हैं। नकारात्मक प्रकृति वाले यानी राज्य के कार्यों पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, यानी राज्य के कार्यों पर क्या करते हैं, ये प्रतिबंध लगाते हैं, प्रकृति नकारात्मक है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति यानी इनकी प्रकृति क्या है, प्रकृति सकारात्मक है, यानी राज्य को कार्य करने की क्या देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, राज्य को कार्य करने का आदेश देते हैं कि राज्य को
कार्य की स्वतंत्रता देते हैं। राज्य को कार्य करने की क्या देते हैं? स्वतंत्रता देते हैं। अब देखिए अगला, कि नीति निर्देशक तत्व यानी मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है। यानी मौलिक अधिकारों को कैसी शक्ति प्राप्त है? कानूनी शक्ति प्राप्त है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को यानी नैतिक व राजनीतिक शक्ति ही प्राप्त है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को, मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक व राजनीतिक शक्ति ही प्राप्त है। फिर यानी देखिए छठे नंबर पर है छठे नंबर पे कि ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये कैसे? यानी राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और नीति निर्देशक तत्व है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। देखिए अब मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार कैसे हैं? मूल अधिकार व्यक्तिक है, व्यक्ति को प्राप्त है। यानी मूल अधिकार कैसे हैं? व्यक्तिक है, यानी व्यक्ति को प्राप्त है। और ये कैसे हैं? ये समाजवादी है। यानी नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? समाजवादी है। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो देखिए मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए गए। जबकि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। फिर मूल अधिकार वैध योग्य है, अर्थात इन मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, न्यायालय के द्वारा वैध योग्य है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों अवैध योग्य है, अर्थात वैध योग्य नहीं है। इन पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने का उल्लेख हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। फिर मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, अर्थात ये राज्य के कार्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है, अर्थात ये राज्य को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और मूल अधिकारों की प्रकृति कानूनी मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, अर्थात इनको कानूनी शक्ति प्राप्त है, अर्थात इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा यानी न्यायपालिका के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक व राजनीतिक शक्ति ही प्राप्त है। नैतिक व राजनीतिक शक्ति ही प्राप्त है। मूल अधिकार है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मूल अधिकार व्यक्तिक माने गए, एक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाजवादी है, क्योंकि समाज में समान रूप से यानी जो उत्पादन के साधन सबके बीच में क्या किया गया है? वितरण किया गया है, निजी हाथों में नहीं है।
तो ये आपके मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व पूर्ण हुए। सभी को नमस्कार।